A very good morning, children. So here I am back with your chapter number 3 of history, that is life in the rural areas. So what do you mean by rural areas? Rural areas are separately settled places away from the influence of large cities and towns. ऐसे places जो अलग सेटल किए जाते हैं एंड वो लार्ज सिटीज़ के टाउन्स के जो इन्फ्लुएंस है उससे बिल्कुल सेपरेट होते हैं. सच एरियाज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोर इंटेंसिव सेटल्ड अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज. जो बहुत पास में सिटी लाइफ होती है, सब लोग बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ये एरियाज़. एंड ऑल्सो फ्रॉम अनसेटल्ड लैंड और वाइल्डरनेस सच एज फॉरेस्ट. और जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, जो अनसेटल्ड लैंड होती है, उससे भी डिफरेंट होते हैं, उससे भी अलग होते हैं. रूरल एरियाज़ कैन हैव एन एग्रीकल्चरल कैरेक्टर दो many rural areas are characterized by an economy based on cottage industry, mining, oil and gas exploration और tourism. बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ हैं उस वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे भी बेस्ड होती है. कुछ एरियाज़ में, कुछ रूरल एरियाज़ में माइनिंग भी होती है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस भी होते हैं एंड टूरिज़्म का भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है. ओके, so it is a very important area of the country. India was transformed into a farming colony of Britain. जब ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया में आ गए थे तो उस समय सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई थी. तो विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स. तब तक क्या था, विलेजर्स जो थे वो अपने आप में ही इतना अर्न करते थे जो उनको नीड होती थी. Most of the things that the villagers needed were produced in the village itself. जितना उनको नीड के लिए चाहिए होता था वो सब कुछ वो विलेज में प्रोड्यूस कर लेते थे. एंड दे ओन द लैंड ऑल्सो. दे कल्टिवेटेड द लैंड एंड ग्रो फॉर देमसेल्व्स. ही पेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द किंग. लेकिन क्या होता था कि उनको जो भी प्रोडक्शन इनका होता था उसका कुछ पार्ट जो था वो किंग को देना होता था उस समय. If the crop failed due to natural calamities such as floods and droughts, the king reduced the land revenue or sometimes totally wrote it off. ये ब्रिटिश की पहले की बात है. जब ब्रिटिश का एडवेंट हुआ था इंडिया में उस समय तक ये कंडीशंस थी हमारे रूरल एरियाज़ की. तो कभी भी जैसे क्रॉप फेल हो जाती थी नेचुरल कैलामिटीज़ से तो किंग जो थे वो अपने लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया करते थे और कभी कभी उसको ख़त्म भी कर देते थे, माफ़ कर देते थे. एंड जब ब्रिटिश का एडवेंट हो गया तो सिचुएशन चेंज हो गई. रेवेन्यू बिगेन टू बी कलेक्टेड बाय द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के एजेंट्स होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे और वो फिक्स था और उसको कैश में देना होता था. नो कंसेशन वॉज गिवन इवन ड्यूरिंग ईयर्स व्हेन क्रॉप्स फेल्ड. अब किंग्स के टाइम में जब क्रॉप फेल होती थी तो उनको कंसेशन मिलता था, बट यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी कोई कंसेशन नहीं देते थे, चाहे उनकी क्रॉप फेल हो जाए या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाएं. तो इंडिया जो थी वो एक फार्मिंग कॉलोनी बन गई थी. इंडिया प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड इंडिया बिकेम बिग मार्केट फॉर ब्रिटिश मेड गुड्स. क्योंकि जो रॉ मटेरियल इंडिया प्रोवाइड करता था ब्रिटिशर्स को, वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर जो थे वो एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स जो था वो इंडियन मार्केट में आया करते थे फॉर सेलिंग के लिए. तो इस तरह से इंडिया जो था वो फॉरेन गुड्स को ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया था. एज वी हैव रेड द इन द प्रीवियस लेसन दैट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. तो उस समय क्या था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के रेवेन्यू के कलेक्शन का राइट मिल गया था. और जो कंपनी थी उसको मनी की नीड भी थी. मनी की नीड क्यों थी? टू मेंटेन द आर्मी, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, टू परचेज गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम, टू फंड द न्यूमरस वॉर्स दैट दे फॉट. इन सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिशर्स को मनी की नीड होती थी और इसलिए ही उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए बहुत सारे प्लान्स किए. ठीक है, तो
फर्स्ट तो उनका रीजन था कि वो इंडिया में जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते थे उसके लिए उनको मनी चाहिए था। दूसरा, जो अपना एडमिनिस्टर कर रहे थे वो इंडिया को, उस पर भी मनी स्पेंड किया जाता था, तो उसके लिए मेंटेन कर रहे थे आर्मी, क्योंकि वो इंडिया में भी वॉर्स लड़ रहे थे यहाँ के किंग्स के, यहाँ से रूलर्स से, और आउटसाइड इंडिया भी वॉर्स कर रहे थे, जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट्सेट्रा। तो इस तरह से आर्मी को भी अपना मेंटेन करते थे और उसके लिए भी मनी कहाँ से मिलता था? इंडियन पीजेंट से। इस तरह से उनके लिए ओनली एम जो था कंपनी का वो क्या था? मनी को कलेक्ट करना, मनी को अर्न करना, और जैसे जितना भी पॉसिबल हो सके वैसे। सिंस लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड इट्स टाइमली कलेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, और वो ये चाहते थे कि सब कुछ जो है वो टाइमली कलेक्शन हो जाए उसका। When Warren Hastings was the Governor General, the company gave the right to collect revenue from an area to the highest bidder. और जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, उस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो उन्हें जो राइट दिया गया था कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का, तो वो जो था हाईएस्ट बिडर को दिया गया था। हाईएस्ट बिडर को दिया गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। बट दिस सिस्टम फेल्ड एज बिड्स वर मेड फॉर एन अमाउंट मच मोर देन व्हाट द लैंड कुड एक्चुअली प्रोड्यूस। लेकिन जो सिस्टम फेल हुआ था वो किस लिए हुआ था? कि जो बिड्स थी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की बिड्स बनाई जाती थी, बोलियां लगाई जाती थी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के लिए लगाई जाती थी, लेकिन जो लैंड से प्रोड्यूस होता था वो काफ़ी कम होता था उनसे। तो लैंड से जब प्रोड्यूस ही कम होगा तो उनका रेवेन्यू भी बहुत कम होगा, तो इसलिए जो बिडिंग का सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया। सो द कंपनी नेवर गॉट द फुल अमाउंट। द बिडिंग अमाउंट ऑल्सो वेरीड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, और इस तरह से बिडिंग अमाउंट था वो भी हर साल चेंज होता रहता था। तो इस तरह से कंपनी की जो इनकम थी वो भी स्टेबल हो गई थी। टू स्मूदन द रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म द कंपनी ब्रॉट अबाउट सम चेंजेस। और वो क्या चेंजेस थे? उन्होंने 3 मेजर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन उन्होंने लॉन्च किया, एंड दैट वर परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज रेतवारी सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट वन इज परमानेंट सेटलमेंट टू एंश्योर रेगुलर इनकम। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी इनकम जो है वो रेगुलर रहे, so they decided to fix the land revenue of Bengal and Bihar on a permanent basis. उन्होंने permanent basis पे वहाँ की land revenue को fix कर दिया, and this scheme was introduced in 1793 by Lord Cornwallis and came to be known as permanent settlement. Its main features were as follows. क्या थे main features? The revenue to be collected from an area was fixed permanently with no scope of a revision later. कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन फिक्स किए जाएंगे वो परमानेंटली होंगे, उस पर कहीं भी दोबारा सोचने का नहीं था। द लोकल जमींदार वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, और जो पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्शन का काम करना होता था वो लोकल ज़मींदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो एक तरह से लैंड के ओनर्स होते थे। ज़मींदार्स वर रिकग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो ज़मींदार एक्टेड एज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। द रेवेन्यू टू बी पेड बाय द ज़मींदार्स वॉज फिक्स्ड ऑन द परमानेंट बेसिस, एंड ज़मींदार हैड टू पे द रेवेन्यू इवन इफ क्रॉप फेल्ड फॉर सम रीज़न और द अदर। और ज़मींदार के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि ज़मींदार को वो रेवेन्यू पे करना ही होता था, चाहे कोई क्रॉप फेल हो या ना हो। इफ़ ही वॉज एबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू, मोर रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ही कुड कीप द सरप्लस अमाउंट, बट इफ़ ही कुड नॉट पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट, he would lose his ज़मींदारी rights. The land then would be given to another ज़मींदार। अब उसके साथ भी क्या स्ट्रेटजी चल रही थी कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम ज़मींदार करते थे, अगर उनको उस फिक्स अमाउंट से ज़्यादा मिल जाता था तो वो उसको अपने पास रख लेते थे, लेकिन अगर उसको फिक्स अमाउंट से कम अमाउंट मिलता था तो उनके ज़मींदारी राइट्स उनसे ले लिए जाते थे, और फिर वो लैंड जो है वो दूसरे ज़मींदार को ट्रांसफ़र हो जाती थी।
So the system of fixing the revenue in advance was extremely advantageous to the company. तो इस तरह से ये सिस्टम जो था एडवांटेज इसके बहुत रहे कंपनी के लिए. व्हाट वर द एडवांटेज? लेट्स सी. द सिस्टम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू was advantageous to the company. It ensured a fixed and regular income to them without the trouble of collecting it from each peasant. पहली बात तो ये थी कि उनकी इनकम फिक्स हो गई थी, रेगुलर हो गई थी और उनको हर पीजेंट के पास जाकर उसको कलेक्ट करने का जो ट्रबल था वो भी नहीं लेना होता था. इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू सोशल ग्रुप ऑफ जमींदार हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश. और इस तरह से एक नया सोशल ग्रुप बन गया था ज़मींदार का जो कि ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल होते थे. नेक्स्ट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. आफ्टर एडवांटेजेस वी वुड कम टू डिसएडवांटेजेस. पीजेंट सफर टेरिबली अंडर दिस सिस्टम. इस सिस्टम का जो एडवांटेज था वो ब्रिटिशर्स के लिए था और डिसएडवांटेजेस थे वो पीजेंट्स के लिए थे. सो दे सफ़र टेरिबली अंडर दिस सिस्टम. पीजेंट्स हैड टू पे वेरी हाई रेवेन्यू इवन इफ क्रॉप फेल्ड. क्रॉप फेल्ड भी हो जाती थी लेकिन फिर भी उनको हाई रेवेन्यू पे करना होता था. टू पे द रेवेन्यू द पीजेंट वॉज फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर एंड बाय डूइंग सो दे गेट ट्रैप्ड इन डेट. और इस तरह से वो जो डेट का साइकिल होता है उसमें फंस के रह जाते थे क्योंकि जो मनी वो बोरो किया करते थे उसके साथ में जो मनी लेंडर थे वो इंटरेस्ट भी ऐड किया करते थे. और जो फार्मर होते थे उनके पास इतना मनी कभी हो ही नहीं पाता था कि जो इंटरेस्ट के साथ में और रियल जो मनी उन्होंने लिया है वो भी दे पाएँ. तो ओनली वो जो इंटरेस्ट होता था वो ही दे पाते थे लैंड ओनर को, लैंड लॉर्ड्स को. तो इस तरह से वो इस डेट के साइकिल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे. तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था इससे पीजेंट्स की लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल हो गई थी. ओके, नेक्स्ट इज महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब. इन दीज एरियाज लैंड वॉज कॉमनली ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महल्स. तो इस तरह से इस एरिया में जो लैंड थी वो एक कॉमन लैंड हुआ करती थी और जिसको विलेजेस के ग्रुप्स ओन किया करते थे जिनको महल कहते थे. द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द हेडमैन ऑफ ईच महल. और रेवेन्यू कलेक्शन का टास्क और जिसको कंपनी को पे करने का टास्क जो था वो किसको दिया जाता था? ईच महल के हेडमैन को, हर महल के हेडमैन को दे दिया जाता था. Also the revenue demand was not fixed permanently but could be revised periodically. और वो permanently fix भी नहीं थी रेवेन्यू का जो डिमांड था और उसको बार बार रिवाइज भी किया जाता था. पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद उसमें चेंजेस किए जाते थे. नेक्स्ट सिस्टम वॉज रेवतवारी सिस्टम. द रेवतवारी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय थॉमस मुनरो. It was introduced in parts of the Madras and Bombay presidencies. Under this, the company made a revenue settlement directly with the ryot or peasant. ryot का मीन्स होता है peasant. तो इस तरह से कंपनी जो थी वो एक डायरेक्ट सेटलमेंट करती थी peasant के साथ. The farmer was recognized as the owner of the land as long as he paid the land revenue. इस सिस्टम में फार्मर जो था वो लैंड का ओनर होता था और वो तब तक उस लैंड को ओन करता था जब तक वो लैंड रेवेन्यू देता रहता था. ऑल्सो द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जो जितनी ज़्यादा लैंड फर्टाइल होगी उसका रेवेन्यू उतना ही ज़्यादा होता था. तो इस तरह से जो उनकी सॉइल थी उसकी क्वालिटी पर भी रेवेन्यू फिक्स किए जाते. सो दीज वर द सेटलमेंट्स और दीज वर द सिस्टम. मेन फीचर्स जो थे उनके सिस्टम्स के मेन फीचर्स थे कलेक्शन सिस्टम के. एंड वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस सिस्टम in our next video. Okay, so till then, have a great time.